है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच अजीब सी जंग चल रही है। मुख्यमंत्री जिस अफसर को तैनात करते हैं उसकी नियुक्ति एलजी रद्द कर देते हैं और एलजी जिस अधिकारी को नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री जिस अफसर को तैनात करते हैं उसकी नियुक्ति एलजी रद्द कर देते हैं और एलजी जिस अधिकारी को नियुक्त करते हैं उसकी जगह पर केजरीवाल नया अधिकारी लेकर के आ जाते हैं। झगड़ा राष्ट्रपति की चौखट तक भी पहुंचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। गृहमंत्री ने भी कह दिया कि दोनों आपस में मिलकर लड़ाई को सुलझाएं, लेकिन एलजी और केजरीवाल के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल आज भी जारी है। इस खेल में दिल्ली पूरी तरह से उलझी हुई है इस सवाल के साथ कि सही कौन है, एलजी या केजरीवाल। न ही केजरीवाल मान रहे हैं और न ही उपराज्यपाल। फिर दिल्ली का यह संवैधानिक संकट सुलझेगा कैसे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच झगड़ा चरम पर पहुंच चुका है। इस जंग में अगला और करारा वार एलजी की तरफ से हुआ। एलजी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर हुक्म दे दिया कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो गलत है, उन्हें रद्द किया जाए। नजीब जंग ने यह आदेश भी जारी किया कि अधिकारी सारी फाइलें मेरे पास भेजें, न कि दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के पास। यानी एलजी ने एक तरह से केजरीवाल के उस आदेश की हवा निकाल दी जिसके तहत केजरीवाल ने सभी अधिकारियों से कहा था कि एलजी के आदेशों पर कार्रवाई से पहले अधिकारी मंत्री या मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ले, जिससे केजरीवाल सरकार तिलमिला गई है और केजरीवाल ने अब इस झगड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीट लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली में सरकार चला रही है। दिल्ली सरकार को कानून के मुताबिक मिली आजादी के तहत काम करने दिया जाए। तो हम लगे हुए हैं जी, आप लोगों ने इतना विश्वास किया था हमारे ऊपर, इतना भारी बहुमत देके 67 सीट देके जिताया था। आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे, आपके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को मोदी एलजी के बहाने काम नहीं करने दे रहे हैं या संविधान का सहारा लेकर एलजी और केजरीवाल दोनों ने अधिकारियों की तैनाती के मामले को नाक का सवाल बना रखा है। दिल्ली सरकार की नाराजगी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब अधिकारियों ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों से खबर है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई थी। बैठक में अफसरों से कहा गया कि संविधान और नौकरी से जुड़े नियम कानून पढ़कर आएं, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज रहे अनिंदो मजूमदार ने बैठक में आने से मना कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि गफलत में जी रहे अधिकारी आखिर किसे रिपोर्ट करें, एलजी को या केजरीवाल को? न उपराज्यपाल मान रहे हैं न ही केजरीवाल। अब दिल्ली का संवैधानिक संकट आखिर सुलझेगा कैसे? दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सत्ता में आने के बाद 3 महीने के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच 7 बार ठनी है और ये लड़ाई राजनिवास और दिल्ली सचिवालय से निकल करके खुले मैदान में आ गई है। बहरहाल संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में सही कौन है और गलत कौन है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष कश्यप, आप संविधान के जानकार हैं। डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। एचएस फूलका हमारे साथ में मौजूद है जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, साथ ही कानून के और संविधान के जानकार भी हैं। सुभाष कश्यप जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सुभाष जी, आपके मुकाबले हम लोग का ज्ञान बड़ा सीमित है, फिर भी थोड़ा सा संविधान के दायरे में रह करके मैंने बड़ी चीजें जानने की कोशिश की। तो संविधान का अनुच्छेद 239 ए, संविधान का अनुच्छेद 239 ए बी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, रूल 45, रूल 46, क्लॉज 55(2), न जाने क्या क्या मैंने पढ़ लिया, बड़ा कंफ्यूज सा हो गया हूं। ये समझाइए अभी दिल्ली में जो हालात हैं सही कौन है, अरविंद केजरीवाल या एलजी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि जो असली मुद्दे हैं वो अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं है,
जो असली मुद्दा है वो दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, ये है। और उसके लिए प्रस्ताव करने की और आंदोलन करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। अगर सचमुच में मुद्दा ये है कि राज्य का दर्जा दिया जाए दिल्ली को, तो उसके लिए समुचित प्रस्ताव पारित करने चाहिए और केंद्र सरकार को उसकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए और केंद्र सरकार उस पर विचार करे। दूसरी बात यह कि मैं ये भी नहीं समझता कि कोई संवैधानिक संकट है, क्योंकि संविधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। संविधान के अनुसार धारा 239 ए के अनुसार भी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली राज्य नहीं है, अर्ध राज्य भी नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी बाय डेफिनेशन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी होती है और उसका प्रशासन राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं। उपराज्यपाल उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स उपराज्यपाल में वेस्ट करती हैं और मंत्रीगण उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए हैं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि उनकी सलाह को उपराज्यपाल को मानना ही होगा या मानने के लिए वो बाध्य हैं। जी जी, सुभाष जी आप रहिए हमारे साथ। हिसाब से स्थिति स्पष्ट है। जी और जी एच.एस. फुल्का के पास में भी चलते हैं, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। एच.एस. फुल्का जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। पूर्ण राज्य की आवाज को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या अपने आंदोलन के दौरान कहा है, ये भी हमें लगातार याद आता रहा है। 49 दिनों की सरकार के दौरान भी इसी तरीके का पावर टसल कई बार नजीब जंग के साथ में अरविंद केजरीवाल का रहा है। 100 दिन की सरकार में 7 बार अलग अलग मुद्दों पर वैचारिक मतभेद सामने आए हैं। ये समझाइए, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के आंदोलन की कोई जमीन तैयार हो रही है क्या? क्योंकि सुभाष कश्यप जी इसी ओर इशारा कर रहे थे। देखिए, ये बात सही नहीं है। कश्यप साहब एक बहुत बड़े विद्वान है, मगर मैं जो अब इस बात पे मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी बताए हैं वो भी, उसमें भी वो थोड़ा सा मैं उनके से गुजारिश करना चाहता हूं। पहली बात तो ये दिल्ली को पूरा राज्य का दर्जा, ये तो दूसरी बात है बिल्कुल। मगर अब इस टाइम पे जो पावर हैं वो संविधान में और वो जो एक्ट 91 का उसमें, और ये जो रूल है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, उसमें ये बड़ा दायरा साफ लिखा हुआ है। एलजी साहब का दायरा क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दायरा क्या होगा। और जो कश्यप साहब ने कहा कि ये संविधान के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है, ये प्रेसिडेंट एलजी के थ्रू इस यूनियन टेरिटरी को ही पूरा गवर्न करेंगे, उसी संविधान में शोधन करके फुल्का जी अमेंडमेंट करना चाहूंगा। फुल्का जी 239 लिखा है जी। मैं आपको हाँ जी हाँ एक चीज रखना चाहूंगा आपके सामने। 239 जो लिखा है उस 239 हाँ 24 सितंबर 1998 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना है, उसको जरा कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा। उपराज्यपाल के अधिकार का ये अधिसूचना समर्थन करती है। इसमें कहा गया है, एलजी कानून व्यवस्था, पुलिस और सर्विसेज के मामले में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और उन मामलों को छोड़कर मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे जिसमें वो ऐसा करना व्यवहारिक ना समझते हों। साफ लिखा हुआ है। देखिए, बात ये है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होम मिनिस्ट्री इशू करती है, ये जो संविधान है उसके ऊपर नहीं है जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके, उसके उल्ट जाके ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जो बैठे वहां पे, अब किसने इशू कर दी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कर दी, सेक्रेटरी ने कर दी, किसने कर दी, वो इंस्ट्रक्शन नहीं इशू कर सकते। बात यहाँ पे ये है, उसी संविधान ने कहा है 239 ए में एक तो रिजर्व सब्जेक्ट है, जो लैंड पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर है वो रिजर्व सब्जेक्ट है। बाकी उसी संविधान में कहा है कि जो अगर कोई कानून ये कहता है कि एलजी अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे तो वो चीजें, उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, मुद्दे हैं, वो सभी के सभी एलजी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करेंगे। सिर्फ एक ही बात है
कि अगर वो किसी बात से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सहमत नहीं आए तो वो प्रेसिडेंट को मुद्दा भेजेंगे। एच.एस. फुल्का जी, बहुत आसान से प्रेसिडेंट को सवाल का जवाब दीजिए। ये साफ लिखा हुआ है। जी, एक मेरे बहुत आसान से सवाल का जवाब दीजिए। ये तमाम जिन आर्टिकल्स की बात आप कर रहे हैं, क्लॉज की बात कर रहे हैं, रूल की बात कर रहे हैं, सरकारी फरमानों की बात कर रहे हैं, हम भी लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले 3 दिनों में। मुख्य सचिव के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर गए, उनकी जगह एलजी ने आईएएस शकुंतला गैमलिन को 10 दिन के लिए कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। 10 दिन, 4-5 दिन जिनमें से गुजर भी गए थे। आपको लगता नहीं कि 10 दिन का इंतजार कर लेते? इतनी जल्दबाजी क्या थी शकुंतला गैमलिन को लेकर के इस तरह से रिएक्ट करने की? इंतजार ही कर लेते ना। देखिए राशिद जी, बात ये है, आप ये समझिए, ये मुद्दा जो ज्यादा शुरू कहां से हुआ, ये यहां से नहीं है। ये असली जो इस मुद्दे की जड़ है वो एसीबी की पावर्स को लेके है, जो एक एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अंडर है जी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब ये रिलायंस के खिलाफ केस दर्ज किया था और केस रजिस्टर करने के बाद जब ये बीच में दिल्ली सरकार नहीं थी तो होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इशू कर दिया था उनके दायरे को कम करते हुए। मगर जब ये केजरीवाल की सरकार आई, इन्होंने कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि वो इस केस में लेकिन एच.एस. फुल्का जी, और जैसे दूसरे केसों में कर सकते हैं। जब जो अंदर की बात वाली हमारी जानकारी है, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी से संबंधित फाइल्स मुख्य सचिव तत्कालीन के शर्मा से अपने पास मंगा ली थी। वहां से झगड़ा शुरू हुआ और जब ये फाइल मंगाई तो के शर्मा फिर छुट्टी पर चले गए। हमें तो ये जानकारी है, हिंदुस्तान को भी यही जानकारी है। देखिए बात ये है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये तीनों रिजर्व सब्जेक्ट की फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी जी। अरे भाई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फाइनल फैसला एलजी का है। क्या मुख्यमंत्री दिल्ली का अपनी सलाह भी नहीं दे सकता? मुख्यमंत्री क्या ये भी नहीं कह सकता कि मेरे मुताबिक ये होना चाहिए? फाइनल फैसला एलजी का है। क्या उन्होंने फाइनल फैसले से मना किया? अगर आप यही बात कहो कि जी जो अगर मुख्यमंत्री दिल्ली का एक डेमोक्रेसी में जो जनता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बोलती है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर का जो व्यू है जहां का, वो दिल्ली की जनता का व्यू है। तो अगर वो अपनी सलाह देना चाहता है तो यहां तक कि नहीं, उसकी सलाह भी नहीं ली जाएगी, उससे फाइनल फैसला तो एलजी का ही है। ये तो कहा ही नहीं कि एलजी के पास फाइल नहीं भेजनी, एलजी के पास नहीं जाएगी। फाइनल तो एलजी के पास ही जाएगी। एलजी का संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी भी हमारे साथ में है। संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी भी हमारे साथ में मौजूद है। पीएम त्रिपाठी जी, जनता की तरफ से डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को क्या ये हक सीधे सीधे नहीं बन जाता है कि हाँ, अपने कम से कम मुख्य सचिव, अपने जो तमाम अफसरान की फौज है, उनका सिलेक्शन वो खुद करे? बेशक यह जमहूरियत में बिल्कुल सरकार का अधिकार है कि वो अपने बेहतर शासन प्रशासन के लिए किन अफसरों को नियुक्त करना है, किन लोगों को कौन सी जिम्मेदारियां देनी है, ये काम मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के पास जो निर्वाचित है, जिसके पास जनादेश है, उसके पास निश्चित रूप से ये अधिकार है। लेकिन यहां पर हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो ये है कि दिल्ली भारत के 7 संघ शासित क्षेत्रों में से एक है और 7 संघ शासित क्षेत्रों में 2 संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उपराज्यपाल है और बाकी 5 जगहों पर प्रशासक है। दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपाल की व्यवस्था है। उपराज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति की ओर से शासन करते हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर संघ के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शासन संचालित करते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की भांति अधिकार नहीं रखते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के अधिकार हैं। इसलिए यहां पर थोड़ा तकनीकी पेच है और निश्चित रूप से एलजी साहब के पास जो उपराज्यपाल हैं ये अधिकार है कि वे दिशा निर्देश दें। प्रक्रिया ये होती है कि ऐसे वरिष्ठ पदों पर सिविल सर्विसेज बोर्ड नाम की एक संस्था होती है। ठीक है, अब हम समझ गए। संविधान विशेषज्ञों की हमने सुन ली। एच.एस. फुल्का जी,
आपको लगता नहीं कि इस पावर टसल की वजह से, इस राजनीतिक, इस नूरा कुश्ती या यूं कह लें कि इस रस्सा कशी की वजह से बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, विकास के जो काम है वो विकास के काम रुक गए हैं? आपको लगता नहीं कि अपने हक की लड़ाई दूसरे तरीके से फिर अगर लड़नी थी तो लड़नी ही चाहिए थी? केंद्र सरकार से कहते हैं कि भैया संसद में कानून बना दो, संसद में ला करके कानून पास करके जो है संशोधन कर दो, बजाय इसके कि अफसरों के ऊपर इस तरह की कैजुअलिटी करते अरविंद केजरीवाल। कानून बना दो, संसद में ला करके कानून पास करके जो है संशोधन कर दो, बजाय इसके कि अफसरों के ऊपर इस तरह की कैजुअलिटी करते अरविंद केजरीवाल। राशिद जी, कानून तो हैं, यही कह रहे हैं कि कानून फॉलो करो। ये जो कह रहे हैं कि सीधे कह देते ना, सीधे कह देते केंद्र सरकार से कि भैया लैंड का भी राइट हमें दे दो, पुलिस का भी राइट हमें दे दो, लॉ एंड ऑर्डर का भी राइट हमें दे दो, सर्विसेज की राइट भी हमें दे दो, सीधे कह देते। देखो पुलिस रशीद जी, वो बातें और हैं। हाँ। ये जो हो रहा है ये पुलिस का राइट, लैंड का राइट नहीं है। ये जो हो रहा है, देखो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल है, इसका रूल 6 ये कहता है कि जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि कैबिनेट का सेक्रेटरी होगा, और कैबिनेट ने जितने फैसले किए उसको लागू कराना वो चीफ सेक्रेटरी का काम है। अब ये बात है, कैबिनेट ने जो फैसले किए, अब वो चीफ सेक्रेटरी तो उनके ऊपर नहीं ना बैठ सकता रोक के कि मैं नहीं लागू करूंगा। यहां पे जो किया जा रहा है, इस संविधान में जो हक ये इन्होंने दिल्ली सरकार में चुनी हुई सरकार को दिए हैं, उनको छीनने की स्कीम बन रही है। कैबिनेट कोई फैसला करेगी, चीफ सेक्रेटरी वहां पे बैठ जाएगा, मैं तो एलजी को भेजूंगा, मैं लागू नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये स्थिति बनाने की बातें हो रही है जी। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। मैंने पहले भी बहुत से टीवी पे बोल चुका हूं, जरा जे त्रिपाठी जी से, कैशव जी से मेरी जो बेनती है, ये जजमेंट आप देख लीजिए। ओम प्रकाश पावा के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा साफ लिखा है। एक चीज कही जाती है, एलजी के लिए एक बात कही जाती है कि उसके बाद एक अर्जेंसी पावर इन्वोक करने का राइट होता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि अर्जेंसी पावर को इन्वोक कोई भी एलजी तभी कर सकता है जबकि मामले को प्रेसिडेंट के पास वो रेफर कर चुका हो, तभी वो अर्जेंसी पावर को इन्वोक कर सकता है। इस लिहाज से एलजी की तरफ से गलती हुई या नहीं हुई? सुभाष जी। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, या मैं कैसे कह सकता हूं कि एलजी ने रेफर किया या नहीं किया? एलजी अनाउंस करके तो रेफर नहीं करेंगे, आपको मुझे बता के तो रेफर नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रेसिडेंट को रेफर किया ही नहीं था पहले, ये निर्णय लिया हो। नहीं तो आप पार्टी के लोगों को तो बताकर नहीं करेंगे रेफर। पार्टी के लोग कैसे कह सकते हैं कि रेफर किया है या नहीं किया है? आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। तो अच्छा, लेकिन एलजी ने रेफर किया या नहीं किया, ये हम में से किसी को मालूम नहीं है। अच्छा फुल्का जी, बड़ी जल्दबाजी में वैसे आम आदमी पार्टी भी रहती है। भूतपूर्व कदम उठाते हुए उपराज्यपाल से जो सुपर टाइम स्केल, जिसे आला अधिकारी कहे जाते हैं, उनके तबादले का हक छीनने का आदेश भी जारी कर दिया। तबादले का हक छीनने का मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी किया। इधर पता चला कि एलजी ने आज ये कह दिया कि पिछले 1 हफ्ते की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसे रोक दिया जाना चाहिए। कहीं तो लड़ाई रुकेगी ना? देखिए, इससे पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं। हाँ। ये कैशव साहब, जो एलजी के इवन जो कॉन्फिडेंशियल नोट हैं, जो वो भी जहां पे मीडिया में लीक हुए हैं, एक बात वहां पे लीक हो रही है, एक बात मीडिया को बताई जा रही है। अगर ये इतना बड़ा फैसला कि एलजी ने वहां पे रेफर किया होता तो ये फैसला मीडिया को भी ये बताया होना ही चाहिए था। एक बात मीडिया को जहां पे मालूम है, जब होता वहां पे ऑर्डर बाद में पास होता है, पहले मीडिया में लीक हो जाता है, मीडिया में पहुंच जाता है। एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास वो बाद में पहुंची, 1 घंटा पहले वो सारे टीवी चैनलों पे वो चिट्ठी थी। यहां तक तो ये तो हाल है। तो आप कहते हैं कि अगर ये इतना बड़ा फैसला कि उन्होंने रेफर किया है प्रेसिडेंट को, तो वो भी मीडिया को मालूम ही होना चाहिए था। और मीडिया को मालूम होता। बता दीजिए, ये बड़ी बात। देखिए, दूसरी बात जो आप कह रहे हो, एक बात बता दीजिए बस। मई का महीना है, आगे जून भी आ जाएगा। दिल्ली जो है बिजली की कटौती से भी परेशान होती है, दिल्ली पानी की कटौती से भी परेशान रहती है। विकास के पैमाने पर दिल्ली कहां जाएगी अगर इसी तरीके की लड़ाई चलती रही, ये भी हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं।
आपको लगता नहीं कि इसका एक लॉजिकल सोल्यूशन निकलना चाहिए? क्या लॉजिकल सोल्यूशन हो सकता है, बताइए एचएस फुल्का जी। देखिए, लॉजिकल सोल्यूशन तो डेफिनेटली निकलना चाहिए। अब ये लग रहा था, जो कल प्रेसिडेंट साहब को मिले हैं, उस वक्त लग रहा था कि ये संविधान हो गया, ये अब नहीं, इस पे ज्यादा, इस पे आगे नहीं चलेगा। और ये था कि गैमलिन के जो गैमलिन साहब की चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन को भी दिल्ली सरकार ने मान लिया था, तो ये लग रहा था कि अब ये खत्म हो गया। मगर उसके बाद एलजी साहब ने आज वो नया ऑर्डर निकाल दिया, आज फिर और निकाल दिया। तो ये कहीं ना कोई लोग, जब जहां सेंटर में बैठी सरकार, जहां कोई ना कोई ये चाहता है कि ये इसको खत्म ना होने दिया जाए, दिल्ली सरकार को आराम से काम ना किया जाए, इनको पीछे से कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते जाओ, आराम से इनको काम ना करना, कहीं से कहीं किया जा रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने दिल्ली सरकार के, मैं एक सिर्फ 5 सेकंड लूंगा, मगर दिल्ली सरकार में काम पूरे प्रॉपर चल रहे हैं, जितने के जितने मंत्री हैं अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं, और एक भी काम इसकी वजह से नहीं रुक रहा है। सभी के सभी मंत्री अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आप लोग को भी जारी करना है, कितना काम हुआ, इसकी जजमेंट बेहतर जनता करती है। सुभाष कश्यप जी, संविधान और कानून के दायरे में लॉजिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, लॉजिकल और सेंसिबल सॉल्यूशन यही हो सकता है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री बैठकर आपस में बातचीत करके हल निकालें। इस जो टकराव की राजनीति है, ये अच्छी राजनीति नहीं होती। अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज एंड एकोमोडेशन। तो एक दूसरे को एकोमोडेट करना होता है और समझना होता है। और इस तनातनी की वजह से न तो उपराज्यपाल को हटाया जा सकता है और नए मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, जो चुने हुए हैं जनता के द्वारा। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि दोनों मिलकर आपस में बात करें। मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ, और आज होम मिनिस्टर ने भी ये बात की होती है, साफ कही है। एचएस फुल्का जी, आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, आपने भी सुना होगा। ठीक तो है, राष्ट्रपति से मिलने गए, यहां मामला गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गया, केंद्र सरकार तक भी पहुंच गया, मीडिया में भी पहुंच गया। बेहतर नहीं है कि एक बार कम से कम मिले तो सही? अरविंद केजरीवाल मिलेंगे क्या नजीब जंग से? मिल करके बात कर लें। ये देखिए, ये जो बात है मिलने की, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐतराज इस पे होना चाहिए। एलजी साहब की पर्सनल तौर पे तो वो कदर करते हैं, ऐसी बात नहीं। एलजी साहब को भी पीछे से उनको उनसे करवाया जा रहा है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पीछे से लगी हुई हैं, जो साहब सबको मालूम है, दिख रहा है। और मेरा अगर मुझे नहीं लगता कि अगर ये ऐसा आराम से संविधान इतना सौखा जो तो होता होता है कि केजरीवाल साहब को कोई कभी भी इतराज होगा एलजी साहब से मिलने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एचएस फुल्का जी। सुभाष कश्यप जी आपका भी, और पीएम त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में हमारे साथ रहने के लिए। जहां से शुरुआत की थी वहीं से खत्म करना चाहूंगा। आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 239 ए बी, उसके अलावा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, अलग अलग रूल्स की बात की जा रही है, संविधान का हवाला दिया जा रहा है, एनसीटी एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन बेहतर यह होगा कि अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग कम से कम एक बार मिलें, दिल्ली की बात करें, बजाय इसके कि अपने अपने हक और हुकूक की बात करें।